ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में हमारे पास टू कॉइल्स होते हैं। एक हमारे पास प्राइमरी कॉइल होता है और एक सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हम इनपुट देते हैं। हमारे पास इनपुट प्राइमरी कॉइल में होता है और हम आउटपुट सेकेंडरी कॉइल से लेते हैं। अब हमारे पास प्राइमरी कॉइल में जो होता है हम उसको अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं। अब जब हम अल्टरनेटिंग करंट प्राइमरी कॉइल को प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल है उसके साथ लिंक होगा। अब हमारे पास ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल है उसके साथ लिंक होगा। अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। सही है। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर हमारे पास इट चेंजेस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ट्रांसफार्मर का हमारे पास जो मेन फंक्शन है, चेंजेस द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड चेंजेस करंट एज बाय प्रोडक्ट। हमारे पास ट्रांसफार्मर करंट भी चेंज करता है एज बाय प्रोडक्ट, यानी इसका जो मेन टारगेट है वो हमारे पास चेंज इन वोल्टेज है, नॉट चेंज इन करंट, एंड चेंज करंट एज बाय प्रोडक्ट। हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है इट कैन नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी, पावर एंड एनर्जी। हमारे पास ट्रांसफार्मर करंट की फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज कर सकता। अगर हमें एमसीक्यूज दिया जाए कि हमारे पास प्राइमरी कॉइल में जो करंट है अल्टरनेटिंग करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज और सेकेंडरी कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी 20 हर्ट्ज होगी। क्योंकि हमारे पास ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को चेंज करता है और एज अ बाई प्रोडक्ट करंट को चेंज करता है। फ्रीक्वेंसी, पावर एंड एनर्जी इट विल रिमेन सेम इन आइडियल ट्रांसफार्मर। सही है। अब ट्रांसफार्मर हमारे पास किस प्रिंसिपल पर बेस करता है, इट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन में भी हमारे पास टू कॉइल होते हैं ना, तो ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है। अच्छा, अब ट्रांसफार्मर में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें ना इनफाइनाइट, तो ये दो कॉइल हमारे पास क्या अटैच है एक दूसरे के साथ? नहीं। जब ये अटैच ही नहीं तो इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होगी। सही है। और ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है? नहीं, इलेक्ट्रिकली लिंक्ड हमारे पास ये नहीं है। सही है। मगर हमारे पास मैग्नेटिकली लिंक्ड है। ट्रांसफार्मर हमारे पास इसमें जो मैग्नेटिकली जो दोनों कॉइल है, ट्रांसफार्मर में हमारे पास जो दोनों कॉइल है ये हमारे पास मैग्नेटिकली लिंक्ड है। सही है। अच्छा, अब इस ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉस कितनी होगी? तो फ्रिक्शन लॉस हमारे पास ज़ीरो होगी, क्योंकि जब हमारे पास फ्रिक्शन लॉसेज आती हैं तो वो हमारे पास किसकी वजह से आती है? जब हमारे पास मोशन हो रहा हो। लेकिन ट्रांसफार्मर में हमारे पास दोनों कॉइल हमारे पास क्या है? स्टैटिक है, तो फ्रिक्शन लॉस क्या होगी? ज़ीरो होगी। अच्छा, अब ट्रांसफार्मर हमारे पास एसी करंट पे ऑपरेट करता है या डीसी करंट पे? तो हमारे पास इट ऑपरेट्स ऑन एसी एंड इट कैन नॉट ऑपरेट ऑन डीसी करंट। सही है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि एसी करंट हमारे पास क्या है? चेंजिंग करंट। जब हमारे पास चेंजिंग करंट होगा तो वही हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा हो तो तभी हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। लेकिन डीसी करंट यानी स्टेडी करंट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्टेडी करंट एक मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। जब हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं होगा। जब हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ना हो तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। तो इस वजह से हम ट्रांसफार्मर में एसी करंट यूज़ करते हैं एज बजाय कि हमारे पास डीसी करंट हो। सही है। अगर हम इनके फार्मूलाज को देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वोल्टेज। जितने हमारे पास नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगी उतनी ही हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा, और इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द करंट। सही है। तो ये हमारे पास बेसिक है। अगर हम इनके फार्मूलाज को देखें, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, तो ये हमारे पास वोल्टेज इन प्राइमरी इंटू वोल्टेज इन सेकेंडरी, इसका ये रेशो बनता है। अगर हम नंबर ऑफ टर्न और करंट को देखें, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इन प्राइमरी सॉरी नॉट इन प्राइमरी बट इन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न इन, ये हमारे पास उसके उलट आएगा क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न और करंट इनवर्स है। अगर हम वोल्टेज और करंट को देखें, नंबर ऑफ टर्न वोल्टेज इन प्राइमरी एंड वोल्टेज इन सेकेंडरी, तो हमारे पास ये करंट इन सेकेंडरी एंड करंट इन प्राइमरी होगा। सही है। अगर हम इसको देखें कि हमारे पास क्यों है कम आता है, इसकी एक रीज़न तो ये है, हमारे पास जब हम नंबर ऑफ टर्न को ज़्यादा करते हैं, नंबर ऑफ टर्न को ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज लेंथ। जब हमारे पास इंक्रीज लेंथ होगी तो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस होगा। जब हमारे पास इंक्रीज इन रेजिस्टेंस होगा तो हमारे पास क्या होगा, सॉरी हमारे पास क्या हो, डिक्रीज इन करंट होगा। सही है। जब हम नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज करते हैं तो लेंथ इंक्रीज होगा, जब लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो हमारे पास करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। सही है। आपने इन तीनों रेशोस को याद करना होगा, ये हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज में बहुत यूज होते हैं। अच्छा, अब वोल्टेज को जब हम ज़्यादा करते हैं तो करंट ज़्यादा होगा। ये ऐसे सिनेरियो में है जब हमारे पास क्या हो, रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, जिस तरह की ओहम्स लॉ में। सही है। वोल्टेज इनटू आई आर, जब हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करते हैं तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, लेकिन जब हम पावर को कांस्टेंट करते हैं तो वोल्टेज हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। जब हम क्या करते हैं, पावर को कांस्टेंट करते हैं। अगर हम फार्मूला को देखें, पावर इंटू आई वी, जब हम पावर को कांस्टेंट करेंगे तो वोल्टेज हमारे पास क्या होगा, इनवर्स होगा। सही है। जब हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करते हैं तो वोल्टेज का करंट के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप है, लेकिन जब हम पावर को कांस्टेंट करते हैं तो वोल्टेज का करंट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। सही है। अब हमारे पास टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम उसको कहते हैं कि जब हमारे पास प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज कम हो और सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा हो, यानी हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। क्या है इसमें कि जब हमारे पास वोल्टेज इन सेकेंडरी ज़्यादा हो फ्रॉम वोल्टेज इन प्राइमरी। सही है। और हमारे पास नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी ज़्यादा हो नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, और हमारे पास करंट इसके उलट होगा, करंट इन सेकेंडरी हमारे पास कम हो एज कंपेयर टू करंट इन प्राइमरी। सही है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमें एज आउटपुट वोल्टेज कम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज इन प्राइमरी हमारे पास ज़्यादा है वोल्टेज इन सेकेंडरी से,
सही है। नंबर ऑफ लूप इन प्राइमरी ज़्यादा है फ्रॉम नंबर ऑफ लूप इन सेकेंडरी, सही है। और करंट इससे ऑपोजिट होगा। नंबर ऑफ करंट इन प्राइमरी हमारे पास कम होगा और करंट इन सेकेंडरी हमारे पास ज़्यादा होगा, सही है। अब ट्रांसफार्मर रेशो और टर्न रेशो ये कैसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर रेशो हमारे पास है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी हो, तो हम इसको टर्न रेशो या ट्रांसफार्मर रेशो कहते हैं, सही है। तो ये इसके बराबर है वोल्टेज इन सेकेंडरी वोल्टेज इन प्राइमरी, तो करंट इसके उलट होगा, वोल्टेज इन प्राइमरी करंट इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय करंट इन सेकेंडरी, सही है। अब हमें ये किसकी इंफॉर्मेशन देता है, सही है। जब ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो, जब ये रेशो हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो हमारे पास क्या होता है, स्टेप अप। और जब हमारे पास रेशो लेसर देन 1 हो, यानी ये रेशो हमारे पास टर्न रेशो हमारे पास या ट्रांसफार्मर रेशो हमारे पास लेस देन 1 हो, तो हमें क्या कहता है, ये किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है कि ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, सही है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास ट्रांसफार्मर रेशो या टर्न रेशो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में टर्न रेशो हमारे पास लेसर देन 1 होगा, सही है। अब हमारे पास है एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। हमारे पास 4 एनर्जी लॉसेस है इन ट्रांसफार्मर। फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज हमारे पास क्या, फ्लक्स लीकेज किसे कहते हैं? फ्लक्स लीकेज इसको कहते हैं कि जब हमारे पास द फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सारे का सारा कंट्रीब्यूट ना कर रहा हो इन सेकेंडरी कॉइल, यानी जो हमारे पास फील्ड लाइन जाती है वो हमारे पास कुछ लीकेज करे या हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में कंट्रीब्यूट ना करे, इसको हम कहते हैं फ्लक्स लीकेज। काज क्या है, बोथ कॉइल्स नॉट क्लोज टू ईच अदर, बोथ कॉइल नॉट क्लोज टू ईच अदर। जब हमारे पास दोनों कॉइल एक दूसरे के करीब ना हो तो हमारे पास फ्लक्स लीकेज होगा, यानी हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में कंट्रीब्यूट इतना नहीं करता, सही है। हम इसको मिनिमाइज किस तरह करते हैं, वी ब्रॉट टुगेदर, ब्रॉट बोथ कॉइल क्लोज टुगेदर, सही है। अब हमारे पास दूसरा कॉज है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस हमारे पास क्यों है, हमारे पास रेजिस्टेंस इसलिए है कि जो वाइंडिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल है, वाइंडिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। इस रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगा, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इट कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, तो ये एनर्जी हमारे पास क्या होगी, लॉस होगी, सही है। हम इसको अब किस तरह मिनिमाइज करते हैं, तो हम लेस रेजिस्टिव मटेरियल यूज़ करेंगे, लेस रेजिस्टिव मटेरियल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल कॉपर, जब हम कॉपर को यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगी, जब रेजिस्टेंस कम होगी तो हमारे पास हीट प्रोडक्शन कम होगी और हमारे पास एनर्जी लॉस भी कम होगी। अब हमारे पास है एडी करंट। एडी करंट किसे कहते हैं, एडी करंट इसको कहते हैं कि द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन आयरन कोर। जब हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन आती है इन सेकेंडरी कॉइल, सही है, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन हमारे पास आयरन कोर में भी आ जाए तो उसकी वजह से वहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा। जब करंट प्रोड्यूस होगा तो वो हमारे पास लॉस ऑफ करंट और लॉस ऑफ एनर्जी है, क्योंकि हमें जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन चाहिए वो सेकेंडरी कॉइल में चाहिए, लेकिन यहाँ पर एडी करंट में हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है इन आयरन कॉइल, आयरन कोर, सही है। हम इसको किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, हमें लेमिनेटेड आयरन कोर यूज करना होगा, लेमिनेटेड आयरन
कोर को यूज़ करेंगे। इससे हमारे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेट हो जाएंगे। सही है। लेमिनेटेड आयरन कोर को हम यूज़ करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेट हो जाएंगे और द प्रोडक्शन ऑफ करंट हमारे पास कम हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हीट प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस किसे कहते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज आयरन कोर। आयरन कोर को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सही है, उसको हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। अब हम इसको किस तरह कम कर सकते हैं, हम इसको इस तरह कम कर सकते हैं कि हम सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करें। जब हमारे पास आयरन कोर सॉफ्ट हो, सही है, तो हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉसेस कम होगी, या हम हिस्टेरेसिस लूप को स्मॉल रखेंगे। हिस्टेरेसिस लूप केप्ट स्मॉल, यानी जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज आयरन कोर है, उसको हम स्मॉल करेंगे, यानी कम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास हिस्टेरेसिस लूप भी कम होगी, स्मॉल होगी। सही है। तो ये 4 काजेज हैं जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आते हैं। अब हम इस पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमारे पास पहले एमसीक्यूज है, एडी करंट लॉसेस इन ट्रांसफार्मर ऑकर ड्यू टू, सही है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग वायर, कंटिन्यूस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर, ये तो हमारे पास क्या है, हिस्टेरेसिस है। सही है। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसिंग करंट इन आयरन कोर, तो ये हमारे पास सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। फ्लक्स लीकेज बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल, ये तो हमारे पास फ्लक्स लीकेज वाला है। रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग कोर, ये तो हमारे पास रेजिस्टेंस लॉस है। एडी करंट के जुकाज है, वो हमारे पास ऑप्शन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज द मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस को रिड्यूसिंग करता है ड्यू टू हीटिंग। अब हीटिंग किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, हाँ, रेजिस्टेंस की वजह से। सही है। अच्छा, यूजिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर हम किसके लिए यूज करते हैं, कि जब हमारे पास क्या हो, हिस्टेरेसिस लॉस हो। यूजिंग थिक कॉपर वायर्स विद लो रेजिस्टिविटी, तो हमारे पास ये सही होगा, क्योंकि हीट जो प्रोड्यूस होता है तो रेजिस्टेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी को देखें, यूजिंग एलिमिनेटेड आयरन कोर, ये तो हमारे पास एडी करंट की वजह से हम इसको यूज करते हैं। सही है। अच्छा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टन्स इन सेकेंडरी कॉइल, इसकी तो यहाँ पर बात ही नहीं बनती, तो ये भी गलत है। हमारे पास क्या सही है, यूजिंग थिक कॉपर वायर्स विद लो रेजिस्टिविटी। अच्छा, तीसरे एमसीक्यू इसको देखते हैं। एलिमिनेटेड आयरन कोर इज यूज इन ट्रांसफार्मर स्पेसिफिकली टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, लेमिनेटेड आयरन कोर को हम यूज करते हैं। दिस रेमेडी इज टारगेट एट रिड्यूसिंग विच टाइप ऑफ लॉस, लेमिनेटेड आयरन कोर हम किसके लिए यूज करेंगे, लेमिनेटेड आयरन कोर हम किसके लिए यूज करेंगे, एडी करंट के लिए। सही है। रेजिस्टेंस लॉस ये नहीं, हिस्टेरेसिस लॉस के लिए हम सॉफ्ट कोर यूज करेंगे, एडी करंट सही है हमारे पास। अच्छा, ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 4 को देखते हैं। टू मिनिमाइज हिस्टेरेसिस लॉस, अब हिस्टेरेसिस लॉस की बात की है। द मटेरियल यूज फॉर द ट्रांसफार्मर कोर शुड हैव, हिस्टेरेसिस लॉस को हम मिनिमाइज करेंगे तो हमारे पास क्या हमने बताया था, हम सॉफ्ट मटेरियल यूज करेंगे, सॉफ्ट मटेरियल, या हमारे पास क्या होगा, ये जो हिस्टेरेसिस लूप है वो हमारे पास स्मॉल होगा, हिस्टेरेसिस लूप हमारे पास क्या होगा, स्मॉल। अब हम इसके बाद ऑप्शन को देखेंगे। हाई रिटेंटिविटी एंड लार्ज हिस्टेरेसिस लूप, नहीं, लार्ज नहीं, स्मॉल हिस्टेरेसिस लूप, ये तो गलत है। एलिमिनेट स्ट्रक्चर विद इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, अब ये भी एनर्जी को रिड्यूस करता है, लेकिन हम ये किसके लिए यूज करते हैं, एडी करंट के लिए। यहाँ पर हिस्टेरेसिस लॉस का कहा है। अच्छा, लो
कोर्सेविटी एंड स्मॉल हिस्टेरेसिस लूप सॉफ्ट आयरन। तो ये हमारे पास सही है, ऑप्शन नंबर सी। हिस्टेरेसिस लूप हमारे पास क्या है, स्मॉल है, और हमारे पास सॉफ्ट आयरन यूज किया गया है, सही है। अब हम इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को देखते हैं। इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर में हमारे पास टू टाइप्स हैं। एक है हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर और दूसरा हमारे पास है नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर उसको कहते हैं कि जब हमारे पास पावर इनपुट, जो पावर हम देते हैं वो हमारे पास इक्वल हो पावर आउटपुट के, तो तब हम इसको आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी वोल्टेज इन प्राइमरी वोल्टेज इनटू करंट इन प्राइमरी इक्वल हो वोल्टेज इन सेकेंडरी के, सही है। और नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर उसको कहते हैं कि जब हमारे पास पावर इनपुट ज़्यादा हो फ्रॉम पावर आउटपुट की, जो पावर हम इनपुट में देते हैं तो वो ज़्यादा हो एज़ कंपेयर टू पावर आउटपुट। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू लॉस ऑफ पावर, लॉसेस इन पावर, सही है। अगर हम इसकी फार्मूला को देखें, अच्छा इसमें इसकी एफिशिएंसी क्या है, 100% आइडियल ट्रांसफार्मर की। नॉन आइडियल की ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या है, लेस देन 100%, सही है। अगर इसके बाद हम इसके फार्मूला को देखते हैं तो पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट इनटू 100%, सही है। अगर हम पावर आउटपुट की जगह पर करंट इन सेकेंडरी इनटू वोल्टेज इन सेकेंडरी, करंट इन प्राइमरी इनटू वोल्टेज इन प्राइमरी मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास वोल्टेज एफिशिएंसी की फार्मूलाज हैं। अब इसके बाद हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स ऑफ ट्रांसफार्मर हैविंग 50 एंड 100। हमारे पास प्राइमरी कॉयल में 50 टन है और सेकेंडरी कॉयल में हमारे पास 200 टन है रिस्पेक्टिवली। व्हेन प्राइमरी कनेक्टेड टू 9 वोल्ट बैटरी, सही है, सेकेंडरी वोल्टेज विल बी। अच्छा, आप वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करें। अच्छा, अब इसमें क्या कहा है कि व्हेन प्राइमरी कनेक्टेड टू 9 वोल्ट बैटरी, तो आप देखिए ना, जब ये बैटरी के साथ कनेक्ट है तो बैटरी हमें कौन सा करंट देती है, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज डीसी करंट देती है, ईसी करंट देती है या डीसी। तो बैटरी हमें डीसी करंट देती है, तो क्या ट्रांसफार्मर हमें हमारे पास डीसी करंट पे ऑपरेट होता है, नहीं। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, नॉन। हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज ही प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ट्रांसफार्मर डीसी करंट पे ऑपरेट नहीं होता, सही है। तो आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करना है कि हमें स्टेटमेंट में एसी करंट दिया है या डीसी, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 2 है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन ट्रांसफार्मर is the number of turns in transformer is 2:3 if current in primary is 3 ampere, the current in secondary। अच्छा, आपने डायरेक्ट फार्मूला को देख लेना है। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। अच्छा, अब ये इसके उलट होगा ना, करंट है तो ये इसके उलट होगा, करंट इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय करंट इन प्राइमरी। अच्छा, क्या मांगा गया है, करंट इन सेकेंडरी। हम करंट इन सेकेंडरी को उधर ही रहने देंगे, करंट इन प्राइमरी इनटू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इनटू करंट इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, सही है। करंट इन सेकेंडरी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न हमारे पास कितने हैं इन प्राइमरी, 2। अच्छा, करंट इन प्राइमरी हमारे पास कितना है, 3। नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कितने हैं, 3। तो हमारे पास क्या होगा, 2 × 3
6 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2। तो हमारे पास करंट इन सेकेंडरी क्या होगा 2 एम्पेयर होगा। सही है। अच्छा, दूसरे एमसीक्यूज को देखते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ लूप्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज सेम, जब हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल सेम हो तो हमारे पास क्या होगा, ना तो वोल्टेज ज़्यादा होगा और ना ही करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हमारे पास नॉन फंक्शनल ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी ज़्यादा है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कम है। लेकिन जब हमारे पास दोनों कॉइल में हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स सेम हो तो ये हमारे पास नॉन फंक्शनल ट्रांसफार्मर है। और नॉन फंक्शनल ट्रांसफार्मर में हमारे पास ना करंट चेंज होगा और ना ही हमारे पास वोल्टेज चेंज होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी है। सही है। अच्छा, एमसीक्यू दूसरा है। ट्रांसफार्मर चेंजेस 12 वोल्ट to 1800 volt and there are 600 turns in secondary coil, number of turns in primary। अच्छा, अब हम रेशो लिखते हैं। नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज भी नंबर ऑफ टर्न वोल्टेज इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी होगा। अब हमें क्या मांगा गया है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। सही है। तो नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी हम इधर ही छोड़ देंगे। नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, वोल्टेज इन प्राइमरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो वोल्टेज हमारे पास प्राइमरी में कितना है 12। सही है। और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी में कितने हैं 600। सही है। वोल्टेज इन सेकेंडरी हमारे पास क्या है 1800। तो ये हमारे पास एक के साथ कट हो जाएगा। 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 12 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी हमारे पास क्या है 4। तो ये हमारे पास ये आंसर आता है इससे। सही है। अच्छा, अगर हम दूसरे एमसीक्यू के देखिए। एन आइडियल ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू 250 वोल्ट। सही है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज 1000 and the secondary coil is 500 connected to output load of 10 ampere. Calculate current passing through it। अच्छा, अब हमें क्या मांगा गया है, करंट पासिंग थ्रू लोड। सही है। जो सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास लोड है जिसकी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है 10 ओहम है, तो उस पर हमारे पास कितना करंट पास होगा। तो हम करंट के फार्मूले को लिखते हैं। तो हमारे पास क्या है I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। अब हमारे पास करंट मांगा गया है, रेजिस्टेंस जो है हमारे पास, लेकिन वोल्टेज इन सेकेंडरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज इन सेकेंडरी को फाइंड करेंगे। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, वोल्टेज इन प्राइमरी डिवाइडेड बाई वोल्टेज इन सेकेंडरी। सही है। नंबर ऑफ टर्न हमारे पास इन प्राइमरी कितना है, और अच्छा हम क्या मालूम करेंगे, वोल्टेज इन सेकेंडरी। तो वोल्टेज इन सेकेंडरी को हम इधर ले आएंगे, वोल्टेज इन प्राइमरी इनटू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। ये फार्मूला बन जाएगा वोल्टेज इन सेकेंडरी। अच्छा, वोल्टेज इन प्राइमरी हमारे पास कितना है, वोल्टेज इन प्राइमरी हमारे पास है 240 वोल्ट। नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी हमारे पास कितने हैं 500। नंबर ऑफ टर्न हमारे पास इन प्राइमरी कितने हैं 1000। सही है। ये इसके साथ कट हो जाएगा और ये ज़ीरो इसके साथ। वोल्टेज इन सेकेंडरी हमारे पास क्या रह जाएगा 24 इंटू 5 120 वोल्ट। तो वोल्टेज इन प्राइमरी इन सेकेंडरी हमारे पास 120 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करें, अब वोल्टेज इन सेकेंडरी क्या है 240, रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास 10 ओहम, तो करंट हमारे पास क्या होगा 24 एम्पीयर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास
एमसीक्यूज है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कि हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि हमारे पास वोल्टेज को ड्रॉप करता है फ्रॉम 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट। सही है। और करंट इन प्राइमरी कॉइल जो हमारे पास है वो 5 एम्पेयर है एंड करंट इन सेकेंडरी कॉइल जो हमारे पास है वो 90 एम्पेयर है। देन फाइंड एफिशिएंसी। अगर हम एफिशिएंसी की फार्मूला को देखें तो हमारे पास क्या है, करंट इन सेकेंडरी into voltage in secondary, current in primary into voltage in primary। सही है। एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा, करंट इन सेकेंडरी हमारे पास क्या है 90, वोल्टेज इन सेकेंडरी हमारे पास क्या है 11, वोल्टेज करंट इन प्राइमरी हमारे पास क्या है 5, वोल्टेज इन प्राइमरी 220 वोल्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। हम ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ कैंसिल करेंगे। सही है। 11 को इसके साथ तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा। हमारे पास क्या आएगा 9 इंटू 100। सही है। एंड 5 इंटू 2, ये हमारे पास 900 आ जाएगा डिवाइड बाई 10। तो हमारे पास क्या होगा 90%। तो हमारे पास इस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 90%